मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उड़ान भरने के लिए पढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का करंट अफेयर 17 नवंबर की जो पहली न्यूज़ है वो है कि 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 नवंबर को होता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस या जिसे हम मीडिया बोल सकते हैं, तो मीडिया की स्वतंत्रता के लिए एक दिन डिसाइड किया गया 16 नवंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 16 नवंबर का ही दिन क्यों चुना गया। क्योंकि जो आपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वो 1965 के एक्ट के तहत कब हुई थी? 16 नवंबर 1966 को हुई थी। इसलिए 16 नवंबर 1966 से ये जो एक्ट था वो पीसीआई का वो प्रभावी हुआ था। इसीलिए 16 नवंबर का दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर वर्तमान में जो पीसीआई है, इसके अध्यक्ष कौन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के? तो इनका नाम है रंजना प्रसाद देसाई। ये भी आपको याद रखना है। फिर हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। इनका नाम याद रखना है, प्रेस का मुक्तिदाता मैटकॉफ, ऐसे याद कर लीजिए। फिर राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो संविधान में आर्टिकल 19(1) के तहत प्राप्त है। तो याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट जो मीडिया की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है, मीडिया को एक स्वतंत्रता देता है कि वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौरान जो है वो जो भी कार्यक्रम है, जो भी न्यूज़ है, उसको सबको बता सकते हैं। तो वो आर्टिकल 19(1) के तहत उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसका संबंध भी मीडिया से है, पत्रकारिता से है। तो याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? तो लिटिन लेकर आए थे। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर सेकंड न्यूज़ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 15 नवंबर 2022 को पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, जिसे बोला जाता है पैसा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैसा? पैसा होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। तो ये जो पैसा है ये लगभग 10 राज्यों में लागू है। अभी जब 15 नवंबर को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू कहाँ आई थी? शहडोल आई थी। अब ये क्यों आई थी? 15 नवंबर को क्या था, हम पढ़ चुके हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती थी, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कहाँ पर? शहडोल में। शहडोल मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर 15 नवंबर को ही पैसा को क्या किया गया? मध्य प्रदेश में लागू किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसमें चूंकि पंचायती राज एक अलग से सब्जेक्ट दिया गया है, तो वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर 10 राज्यों में लागू है। किस समिति की रिकमेंडेशन पर पैसा आया था? मतलब पंचायत जो एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया है, ये कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। तो एक कमेटी थी, दिलीप भूरिया कमेटी। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि दिलीप भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर पैसा एक्ट को अपनाया गया था। इसके तहत जो कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं तो उसको याद रखना है आपको। फिर 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है। ये कब लागू हुआ था? तो 1992 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। चूंकि ये 24 अप्रैल से लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। फिर 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब मूल संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यदि आपने आर्टिकल और अनुसूची वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ओके। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूची 11 के तहत अनुसूची 11 में कितने विषय का उल्लेख है, मतलब कितने सब्जेक्ट हैं? तो जो अनुसूची 11 है उसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। अब ये हमें कैसे याद रहेगा? तो 2+9 यदि आप करोगे तो 11 आएगा। मतलब जो 11वां शेड्यूल है उसमें
29 विषय हैं, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो उसमें 18 विषय हैं। इसको याद रखिएगा। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कौन सी कमेटी लेकर आई थी, तो आपने नाम सुना होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। 1957 में इन्होंने, मतलब 1957 में ये कमेटी बनाई गई थी। 1958 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो इतने पॉइंट हमें इससे रिलेटेड स्टैटिक में पता होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किसने किया है, तो याद रखिएगा इस अभियान का क्या नाम है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। अब इस डिजिटल शक्ति का संबंध किससे है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है। एमपीपीएससी का चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में आयोग दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है, मानव अधिकार आयोग है, बहुत सारे आयोग दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, एक और प्रोग्राम इसके पहले लॉन्च हुआ था, सी इज चेंज मेकर अभियान, तो ये भी महिला आयोग ने शुरू किया था। तो अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन भी आना लाजमी है कि डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किसने शुरू किया है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। अब 4.0 है, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले भी प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं। तो 2018 में ये पहला कार्यक्रम ऐसा आया था, डिजिटल शक्ति अभियान। अब ये चौथा कार्यक्रम है। 2018 से इसकी शुरुआत हुई। अब इसे किसने, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसकी सहायता से इसको लॉन्च किया है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो दो संस्थाएं हैं, एक है साइबर पीस और दूसरा है मेटा। मेटा क्या है, तो फेसबुक का नाम बदल के मेटा किया गया है, आपको ये जानकारी होगी। तो याद रखिएगा कि डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। इसके पहले भी रेखा शर्मा थी और अभी भी रेखा शर्मा जी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर कुछ और अन्य अभियान देखते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से कहाँ से हुई थी, हरियाणा से हुई थी। और फिर बहुत ही सकारात्मक इसका रिजल्ट देखने मिला। फिर उज्ज्वला 2.1 और उज्ज्वला 2.2 ये भी महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। तो उज्ज्वला जो 1.0 शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत 1 मई 2016 से यूपी से हुई थी, यूपी के बलिया शहर से हुई थी। और जो उज्ज्वला 2.0 है, इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 से हुई। ये एग्ज़ाम, यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब से हुई, तो 10 अगस्त 2021 से हुई। और कहाँ से हुई, महोबा से हुई। तो ये, क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं ना, तो प्रीलिम्स में भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, किस डेट से हुई, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, आर्टेमिस 1 मिशन किसने लॉन्च किया है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। तो ये आर्टेमिस 1 मिशन क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये नासा ने लॉन्च किया है। और नासा ने कहाँ से लॉन्च किया है, कैनेडी स्पेस सेंटर, एक स्पेस सेंटर है कैनेडी स्पेस सेंटर। तो नासा ने ये लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है, 16 नवंबर को लॉन्च किया है। फिर अगर आपने कल की क्लास देखी होगी स्पेस और टेक्नोलॉजी, तो मैंने कल ही पढ़ाया है आपको लूनर मिशन। जो लूनर मिशन है, तो इसका संबंध किससे है, चंद्रमा से है। जो लूनर 3 गया था, इसके तहत क्या, सबसे पहले कि जो चंद्रमा पर जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे लूनर 3 के द्वारा। और फिर लूनर 9 मिशन जो गया था, उस पर पहली बार चंद्रमा पर मानव गया था। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यदि आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा। तो मिशन अपोलो के द्वारा क्या हुआ था, चंद्रमा पर मानव गए थे। तो पुनः चंद्रमा पर पुनः मानव जाएंगे किस मिशन की हेल्प से, तो मिशन आर्टेमिस। और ये किसका मिशन है, तो ये नासा का मिशन है, इसको याद रखना है। और ये किस टेक्निक पर बेस्ड है, तो ये क्रायोजेनिक टेक्निक पर बेस्ड है।
यदि आपको क्रायोजेनिक टेक्निक क्या होती है पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वैसे मैंने कल से एक क्लास स्टार्ट की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिसके 2 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको हम सीरीज़ में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना होगा, आप उसको रट नहीं सकते। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर कुछ और मिशन है जैसे परसिवियरेंस। परसिवियरेंस भी नासा का मिशन है, जो मिशन मंगल के लिए, मतलब मंगल की सतह पर इन्होंने अपना अंतरिक्ष यान उतारा था, उसका क्या नाम है, परसिवियरेंस। फिर PSLV-C 53 क्यों चर्चा में था, क्योंकि इंडिया ने, मतलब जो इसरो है, इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे PSLV-C 53 से। फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निसार क्या है, निसार का फुल फॉर्म क्या है, ये है नासा इसरो। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो एन से क्या है, नासा, और ये है इसरो, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके। फिर ये क्वेश्चन भी आया है कि विश्व का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, तो ये फाल्कन 9 है, और ये किसने लॉन्च किया था, तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए क्लाइमेट चेंज मतलब पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक। पर्यावरण परिवर्तन में क्या, पर्यावरण जो परिवर्तित हो रहा है तो उसमें कैसा प्रदर्शन रहा है देशों का, तो हमारा जो भारत है उसने 8वां स्थान प्राप्त किया है। ये 2023 का इंडेक्स है, मीन्स 22-23 के लिए है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लास्ट ईयर कौन सा रैंक था भारत का, तो भारत का 10वां स्थान था। अब कौन सा स्थान है, अब 8वां स्थान है। फिर जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन सा इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है, ये आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो निकालना, मतलब कौन इसको जारी करता है, उसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक को प्रकाशित करता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर कौन आया है, तो कोई भी नहीं आया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका प्रदर्शन पर्यावरणीय परिवर्तन को लेकर इतना अच्छा हो, जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर कोई भी देश नहीं आया है। जो चौथा देश है वो स्वीडन है, और जो पांचवा देश है वो, सॉरी, जो चौथा देश है वो डेनमार्क है, और जो पांचवा देश है वो स्वीडन है। तो इसको याद रखिएगा। और हमारे भारत का रैंक कौन सा आया है, 8वां आया है। इतने पॉइंट आपको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड याद रखने हैं। यदि आपने इंडेक्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन इंडेक्स से डेफिनेटली आता है। फिर देखिए HDI सूचकांक क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो HDI इंडेक्स में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। कभी कभी हमें अपने भारत का रैंक तो याद ही करना है, लेकिन कभी कभी जो फर्स्ट, सेकंड रैंक भी होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिएगा HDI इंडेक्स में जो पहला रैंक प्राप्त किया है वो स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है। फिर कुछ और रैंकिंग याद करते हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो 36वां रैंक है, क्योंकि हमेशा जो खुशी से है, जब हम खुश नहीं हो पाते, जब हमारा 36 का आंकड़ा चलता है, तो ऐसे याद करिए आप कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा रैंक है, 36वां रैंक है, सॉरी 136वां रैंक है। ओके। फिर एक आता है विश्व शांति सूचकांक, तो पीस इंडेक्स। तो पहले 135, मतलब पीस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, 135 रैंक है। फिर यदि पीस नहीं होगी तो खुशी नहीं होगी, मतलब 136वां रैंक कौन सा है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है। फिर एक और 135 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो है 135। तो आप याद रखिएगा कि जो शांति है, शांति सूचकांक मीन्स पीस इंडेक्स, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक दोनों में 135 है। ओके। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, तो वो है 107।
ओके, 107 जो है वो कौन सा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है। फिर सत्यजीत रे, अगर आपने इनका नाम सुना होगा, फिल्म एक बहुत ही बड़े जो फिल्म निर्देशक थे वो सत्यजीत रे थे, भारतीय सिनेमा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो सत्यजीत रे के योगदान को देखते हुए उन्हीं के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जो मिला है कार्लोस सोरा। कार्लोस सोरा हैं, ये कहाँ के हैं, ये स्पेन के व्यक्ति हैं। स्पेन में जो फिल्म डायरेक्टर हैं, ये फिल्में बनाते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, कार्लोस सोरा। फिर ये अवार्ड कहाँ पर मिलेगा? तो जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन हमेशा गोवा में ही होता है। तो 1992 में सत्यजीत रे जी को क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो इसको याद रखना है। अब आप देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिल रहा है तो वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। फिर एक और फिल्मों से रिलेटेड अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के 2022 में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आशा पारिक जी को, और ये कौन से नंबर का है? ये 52वें नंबर का अवार्ड है। फिर ग्रैमी अवार्ड किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और लता मंगेशकर जी का संबंध किससे है? तो इनको तो सभी जानते हैं, लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध इंदौर से था। और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब विभूषित किया गया? तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल शील्ड योजना। ग्लोबल शील्ड योजना किस संगठन ने लॉन्च की है? तो इस संगठन का नाम है G7। G7 जो संगठन है उसने क्या किया है? ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो क्या काम करेगा? तो ये ग्लोबल शील्ड योजना के तहत जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनका प्रबंधन करने का काम, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने का काम, वित्तीय मदद पहुंचाने का काम कौन सा संगठन करने वाला है? तो G7 संगठन के द्वारा एक ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। फिर ये कब मतलब कहाँ पर ये लॉन्च हुआ है? तो जो अभी COP27 चल रहा है मिस्र में, वहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसको याद रखिएगा। G7 की स्थापना कब हुई थी और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नाटो, बहुत चर्चा में रहता है नाटो। अभी रशिया ने, अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रूस ने अपने जो मिसाइल है वो गलती से पोलैंड पर आक्रमण हुआ, जिसमें पोलैंड के नागरिक मारे गए, 2 नागरिकों की मौत हो गई। तो अभी ये चर्चा में था कि अब जो नाटो कंट्री हैं, चूंकि पोलैंड नाटो का मेंबर है, और नाटो का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि जो भी नाटो कंट्री है, नाटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इस संगठन में 30 देश हैं। तो जो नाटो का अगर कोई सदस्य मेंबर है और कोई नाटो के जो भी सदस्य देश हैं, अगर किसी एक देश पर भी आक्रमण होता है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सारे देशों पर आक्रमण माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो नाटो में पोलैंड एक सदस्य देश है नाटो का, तो रशिया ने यदि पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया है तो अभी ऐसी चर्चा चली कि इसको अब नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर अब क्या प्रतिक्रिया होती है वो आपको देखने मिलेगी। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, इसके सदस्य देश 30 हैं, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। फिर कल हमने पढ़ा था कि इन अवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च हुआ है। ये किस लिए हुआ है? एनवायरनमेंट के लिए हुआ है। और जो दूसरा प्रोग्राम है वो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये कहाँ पर हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। फिर नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे लॉन्च किया है? तो देखिए, नीति आयोग के बारे में मैंने आयोग में एक लेक्चर बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। तो नीति आयोग क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। वर्तमान में देखिए, नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो हमेशा, जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो नीति आयोग के हेड हैं। मतलब अभी जो मोदी जी हैं वो क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं जो हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। चूंकि ये अभी अपॉइंट हुए हैं इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नीति आयोग में इसके पहले 3 परमानेंट मेंबर थे। अब जो चौथे मेंबर जुड़े हैं उनका नाम है अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी जो है वो भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। और जो 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो वी के सारस्वत, रमेश चंद्र, वी के पॉल और अरविंद विरमानी। ये जो चारों सदस्य हैं ये कौन है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। फिर नीति आयोग किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि केवल केंद्र सरकार जो है वो अपने डिसीजन मनमाने तरीके से नहीं ले सकता, आपको जो समस्त राज्य है उनकी सहभागिता से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये नीति आयोग के फैक्ट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व में इस्पात के उत्पादन होगा, यहाँ पर इस्पात के मतलब स्टील के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक आया है। तो सेकंड रैंक किसका आया है? हमारे प्यारे भारत का आया है। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर चाइना है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व में इस्पात के जो प्रोडक्शन है उसमें भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान चाइना का है। फिर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है और 3rd 5 ईयर प्लान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विथ द हेल्प ऑफ रशिया। फिर टिस्को क्या है? तो टिस्को की स्थापना कब की गई थी? ये टाटा इंस्टीट्यूट स्टील प्लांट के लिए बनाया गया था। कहाँ पर? साक्ची में। और फिर इसको जमशेदपुर में बनाया गया, मीन्स इसकी स्थापना की गई। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राउरकेला स्टील संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इन सब की जो स्थापना की गई थी ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। लेकिन जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना 3rd 5 ईयर प्लान के द्वारा की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। फिर लास्ट न्यूज़ है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल से कहाँ पर अपना हाई कोर्ट स्थानांतरित किया है? देखिए, पहले जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट था वो नैनीताल में था, अब इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया है? हल्द्वानी में किया गया है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया है? तो गैरसैंण को घोषित किया है। यहाँ के सीएम कौन है उत्तराखंड के? तो पुष्कर धामी जी यहाँ के कौन है? सीएम है। उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, जो यूपी से अलग होकर बना था। फिर यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन भी लास्ट ईयर हुए थे, तो आपको याद रखना है कि विधानसभा सीट लास्ट ईयर नहीं, मीन्स 2022 में ही हुए थे। तो विधानसभा की सीट उत्तराखंड में 70 हैं। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में बना है। फिर एक पॉलिटी का स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो रिट है, रिट किस भाग में बताई गई हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो अनुच्छेद नंबर जो 32 है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जबकि आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। यदि आपसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं रिट के मामले में, तो आप कभी भी इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट मत लगाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। इसीलिए रिट के मामले में जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो किसे ज़्यादा प्राप्त हैं? तो वो हाई कोर्ट को अधिक प्राप्त है। फिर सबसे पहला जो पेपरलेस हाई कोर्ट बना है भारत का वो कौन सा है? केरल है, तो इसको याद रखिएगा। फिर हाई कोर्ट की ये क्वेश्चन भी आपसे मिसलेनियस पार्ट में से पूछे जाते हैं कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कौन सी महिला थी? उनका नाम है लीला सेठ। और लीला सेठ का संबंध कहाँ से था? तो हिमाचल प्रदेश से था।
तो जो हाई कोर्ट है मतलब उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उनका नाम है लीला सेठ। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ध्यान से इसको पढ़िएगा, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी मुख्य नहीं लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, ये महिला न्यायाधीश हैं, मतलब ये जस्टिस हैं। तो इनका नाम क्या है? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली थी। ओके। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत की प्रथम ऐसी कौन सी महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की CJI बनी थी? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बन जाएगा कि क्या कोई महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये आपको लिखकर बताना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।